ओके, तो फाइनली टाइम आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब मुझे फाइनली मौका मिला है यूरोप जाने का। आज की मेरी फ़्लाइट है। अभी मैं हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से काफ़ी बार मैं अपने वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आज का वीडियो तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक जर्नी की शुरुआत है कि बहुत ही स्पेशल जर्नी करने वाला हूँ मैं। आज की मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से पेरिस की फ़्लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं विस्तारा की। जी हाँ, विस्तारा हालाँकि इंडियन एयरलाइंस है, लेकिन एक काफ़ी नई एयरलाइन है, लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्ट सर्विसेज हैं पेरिस, लंदन और काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गेट नंबर 15, फ्लाइट विस्तारा, लोकेशन डेस्टिनेशन पेरिस। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बोर्डिंग कंप्लीट। तो दोस्तों, विस्तारा एयरलाइन के इस बोइंग 787 ने स्मूथ उड़ान भरी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। काफ़ी लंबी उड़ान होने वाली थी, तो इस जहाज़ में एंटरटेनमेंट और खाने पीने की उचित व्यवस्था थी। साथ ही इस बोइंग 787 की ये हाईटेक विंडो ने सही मज़े दे रखे थे। यहाँ विंडो की ब्राइटनेस सेट करने के लिए ये बटन दिया गया था, जिससे चाहो तो विंडो क्लियर कर लो ताकि बाहर का खूबसूरत नज़ारा मिल सके। या फिर चाहो तो डार्क कर दो ताकि नींद की झपकी लेनी हो या फिर रिलैक्स करना हो तो वो सब हो सके सिर्फ एक बटन के क्लिक पर। और फिर आया वो लम्हा जिसका सालों से इंतज़ार था। जी हाँ, दिखना शुरू हुआ पेरिस और यहाँ से एक्चुअल सफ़र शुरू होता है आपके अपने सोल रोवर का। तो इस 9 घंटे की लंबी उड़ान के बाद मेरी लाइफ की सबसे लंबी फ़्लाइट थी ये। हालांकि जो टाइम डिफरेंस था इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और पेरिस टाइम के बीच में, वो 4.5 घंटे का है। तो लगभग मेरी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया 1:45 पे दिल्ली से और यहाँ पे लगभग 6 बजे पेरिस में पहुँच गई थी। लेकिन जो टाइम लगा पूरा पेरिस से दिल्ली से पेरिस में, वो लगा 9 घंटे के आसपास। तो वो टाइम डिफरेंस में मैनेज हो जाता है। तो बहुत थक चुका था और जेट लैग भी हो जाता है। यही जेट लैग होता है क्योंकि जो टाइम जोन चेंज होते हैं, क्योंकि इंडिया के हिसाब से 11 बज चुके थे जिस टाइम पे मैं पेरिस में पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 ही बजे हुए थे। तो उस वजह से बॉडी तो उस हिसाब से अडेप्टेड ना, बॉडी को जगे हुए तो उतने घंटे हो ही गए थे। काफ़ी टायर्ड था और थोड़ा बहुत डर भी था क्योंकि पहली बार एक शेनेगन कंट्री में एंटर कर रहा हूँ। तो इमिग्रेशन का, खासकर यूक्रेन में डिनायल होने के बाद, हमेशा हर जगह डर बना ही रहता है। तो डर शेनेगन का भी था। लेकिन जैसे ही मैंने फ़्लाइट को डीबोर्ड किया तो उसके बाद पहले निकलते ही कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं जो सबके पासपोर्ट चेक करते हैं, वीज़ा चेक करते हैं। इमिग्रेशन वाले नहीं होते ये, और पुलिस के बंदे होते हैं और ये भी थोड़ी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। जी, मैंने पहली बार देखा। तो इन्होंने भी थोड़ा चेकअप किया, पूछा कि हाँ भाई किस पर्पज़ से आए हो वहाँ का। मैंने कहा भी मैं पेरिस जा रहा हूँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट पेरिस से बाहर था। मैं कहा मैं पेरिस जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा वापस कब जाओगे। मैं कहा इस दिन को जाऊँगा। तो उन्होंने बस फ़ोटो मैच की, उन्होंने कहा ओके गो। और उसके बाद फिर आती है इमिग्रेशन। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं कहा यार पता नहीं क्या कुछ पूछेंगे। और मैंने काफ़ी इससे बचने के लिए मैं कैश भी कैरी कर रहा था। मैंने अराउंड 1500 यूरोज़ कैश कैरी किया हुआ था और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा था कि इन केस ये पूछते हैं तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बताने लायक होगा हमारे पास। लेकिन लकीली इमिग्रेशन ने नो क्वेश्चन आस्क्ड, कुछ भी नहीं पूछा। पासपोर्ट लिया, ओके, बस फ़ोटो मैच की
ठप्पा लगाया, ओके गो, कोई पीसीआर टेस्ट नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं मांगते हैं ये लोग। जो भी चीज़ें देखनी थी वो एयरलाइन ने, असल में जो एयर विस्तारा ने था वो इंडिया में ही देख ली थी, और जो भी उन्होंने होटल बुकिंग वगैरह देखनी थी और जो कुछ पूछना था उन्होंने ही पूछ लिया था। लेकिन यहाँ की इमिग्रेशन ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ 30 सेकेंड्स में इमिग्रेशन क्रॉस हो गया। और उसके बाद मैं इमिग्रेशन क्रॉस करके निकला बैगेज बेल्ट पे, जहाँ से मैंने अपना बैगेज लिया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बड़े बड़े थे, ये बड़ा था, तो ये तो नॉर्मल बेल्ट पे ही आया। और इन केस अगर आपके पास कोई और बड़ा बैग होता है तो वो ओवर साइज बैगेज की बेल्ट में आता है। तो मेरा साथ भी वही हुआ, एक और अलग बेल्ट होती है, वहाँ पे ये वाला बैग आया। तो उस वजह से मुझे थोड़ा टाइम निकल गया वहाँ से निकलते निकलते। और उसके बाद मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कोई सिम कार्ड मिल जाए वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही। लेकिन इस एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ था, उसका नाम मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे कोई सिम कार्ड की शॉप नहीं थी। लेकिन वहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी है जिससे आप अपनी पेरिस सिटी में जा सकते हो, क्योंकि पेरिस सिटी से भी लगभग ये वाला एयरपोर्ट आई थिंक 25-30 किलोमीटर बाहर की तरफ है। तो लेकिन मेरे होस्ट ने मुझे बता दिया था कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी ट्रेन लेनी है। तो फिर मैं एयरपोर्ट से निकला और ट्रेन का साइन बना होता है, उस साइन को फॉलो करता करता ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा, जहां से मुझे 2 ट्रेन चेंज करके मैं पहुंचा अपने होस्ट के घर पे। और इस ट्रेन का खर्चा भी फिक्स होता है, इस ट्रेन का खर्चा भी आई थिंक 10 यूरो के आसपास आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है हम इंडियंस के हिसाब से। बट चलो कोई बात नहीं, अब पेरिस आए हो, घूमना फिरना है तो भाई पैसा तो खर्चना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं पहुंचा था अपने होस्ट के घर पे, और अभी मैं आपको होस्ट का घर दिखाता हूँ। बाकी गाइज वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे प्रोसेस होता है फ्रांस वीज़ा लेने का। अभी ज़रा एक बार घर देखते हैं और उसके बाद मैं आपको वीज़ा का प्रोसेस भी बताता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पेरिस का एकोमोडेशन। एक्चुअली मैंने पेरिस में अपने पहले कुछ दिनों के स्टे के लिए मैंने एक बुक किया हुआ है, एक एयरबीएनबी जैसे कि आप जानते होंगे कि एक वेबसाइट है जिससे कोई भी अपना घर को किराए पे दे सकता है कुछ दिन के लिए, या कोई कमरा दे सकता है, या फिर शेयर्ड स्पेस दे सकता है। तो मैंने एक ऐसी प्राइवेट रूम किया हुआ था। एक लोकल बंदे हैं, एक फ्रेंच लड़के हैं पेरिस में, जिनका नाम है एलेक्स, उनके साथ मैं रह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कमरा मुझे किराए पे दे दिया और खुद वो जो मेन कॉमन एरिया है वहाँ पे सोते हैं। मैं छोटा सा आपको एक टूर देता हूँ और दिखाता हूँ कि पेरिस में किस टाइप की एकोमोडेशन लेके हम अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से घर की एंट्री होती है, एक अपार्टमेंट है, उसके बाद आते हैं तो ये कॉमन एरिया है। और यहाँ से इधर हम देखेंगे तो ये इधर एक किचन है, जहाँ पे अभी अगर देखोगे तो मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। घर से कुछ इंडियन पराठे आए हुए थे, ये पराठे गर्म कर रहे हैं, मम्मी ने बना के भेजे थे कि चलो कोई नहीं, पहले एक दिन तो वो इंडियन खाना मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये कॉमन एरिया है बैठने का, यहाँ पे भाई ने अपना लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है। इधर एक बालकनी है और इधर की तरफ एक जो रूम है, वैसे तो इसका खुद का रूम है जिसमें वो खुद रहता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अपनी इनकम कमाने के लिए जब कोई गेस्ट आता है तो उसको ये रूम दे देता है और खुद यहाँ पे भाई गद्दा लगा के सो जाता है। मैं कल रात को जब यहाँ पे पहुँचा था तो भाई यहाँ पे गद्दा लगा के सो रखा था। अब वो रूम दिखा देता हूँ। तो रूम कुछ इस टाइप का है। मैंने तो एज़ यूजुअल आते ही अपना लैपटॉप निकाल के अपनी दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर ली है। तो बाकी इस टाइप का बेड लगा हुआ है, यहाँ से छोटी सी एक विंडो है और यहाँ पे एक कबर्ड वगैरह भी है। और बाकी मैंने इस ट्रिप पे मैं जो सामान कैरी कर रहा हूँ, एक बड़ा सा सूटकेस है इस टाइप का, और इसमें कुछ मेरा कैमरे का इक्विपमेंट है, ट्राईपॉड वगैरह। और बाकी बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, बहुत ही साफ़ तरीके से तो रहते ही हैं ये लोग। बाथरूम अगर आप आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का बाथरूम है। बाकी ज़रा अभी पराठे खाता हूँ और फिर आगे की तैयारी करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम है, मुझे सिम कार्ड ख़रीदना है और उसके बाद पेरिस में भी मेरा प्लान है कि थोड़ी बहुत लोकल जो जगहें हैं वो देखूँगा। आईफिल टावर जो एक बहुत ही आइकॉनिक जगह होती है वो भी देख के आते हैं। तो अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि तो अभी चीज़ें समझ आएगी। पहले तो सिम कार्ड आएगा, क्योंकि कल रात को यहाँ बिना सिम कार्ड के जब एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँचा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई ट्रेन की टिकट खरीदने में या फिर पहुँचने में। जहाँ रास्ता था खाली 30 मिनट का, मुझे 3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो अभी ज़रा एक बार पहले खा लेता हूँ, थोड़ी पेट पूजा करता हूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं हम पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक बढ़िया उसने कॉफ़ी मशीन और साथ में ये भी रखी हुई है, कई सारी डिफरेंट भांति की चाय हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, एक चाय भी बना लेते हैं ज़रा, और नाश्ता हमारा इससे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। ये हो गई हमारी चाय रेडी। यहाँ बैठ के कर लेते हैं। इंसानों की तरह रूम में खाना अच्छी आदत नहीं होती है, और
साथ में मैं लेता हूँ मेरे पराठे। और बाकी अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग जो मुझे आई है, गरम ना हो, थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है। तो इसकी प्राइसिंग जो मुझे आई है वो लगभग आ रही है 2500 इंडियन रुपीज़ पर डे की। तो 3 दिन मैं यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे पड़ेंगे लगभग 7500 रुपीज़, क्योंकि एयरबीएनबी पे आपको बुकिंग पहले ही करनी पड़ती है, मतलब पेमेंट एडवांस में करनी है। तो यहाँ की पेमेंट मेरी हो रखी है। और बाकी कल मैं जो मेट्रो यूज़ करके आया था, मैं एयरपोर्ट से यहाँ मेट्रो यूज़ करके आया था, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ी थी भाई। सुन के फट गई थी कि जब खाली एक मेट्रो राइड यूज़ करने के लिए मेरे को 10 यूरो पे करने पड़े थे, लगभग जो हो गए 850 इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो महंगा तो है भाई पेरिस, तो इस हिसाब से लगा सकते हो कि एयरबीएनबी भी महंगा ही होगा। हालांकि कि हॉस्टल भी मैंने देखे थे, तो हॉस्टल भी कम से कम 1800-1900 इंडियन रुपीज़ से कम कोई हॉस्टल भी नहीं था। तो मुझे ये अकोमोडेशन दिखा, मैं 2500 रुपये में कोई प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और साथ में किसी लोकल के स्टे करने का मौका मिलेगा। तो मैं कहा चलो यार एयरबीएनबी यूज़ करते हैं, हॉस्टल तो हम बाद में फिर कभी यूज़ कर लेंगे। तो इस कारण मैंने ये किया था। बाकी अभी पराठे रेडी हो गए हैं और चाय भी है, तो ये खा पी लेता हूँ और फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो गाइस, फ्रांस या किसी भी और यूरोपियन कंट्री में, मतलब जो वेस्ट यूरोप की कंट्री होती है, उसमें एंट्री के लिए आपको चाहिए होता है शेंगन वीज़ा। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हो तो आपने सुना ही होगा कि शेंगन वीज़ा होता है, तो वही वीज़ा मैंने लिया था। और एक बार अगर आपके पास शेंगन वीज़ा आ जाता है किसी भी कंट्री से हो, तो उसके बाद आप जो भी इसके अंदर 26-27 कंट्रीज़ होती हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी बॉर्डर्स। इससे ये मैटर नहीं होता कि आपके पास किस कंट्री का वीज़ा है, आपके पास किसी मर्जी कंट्री का वीज़ा हो, लेकिन आप ट्रैवल हर जगह कर सकते हो, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ उसी कंट्री से ही होना चाहिए जिस कंट्री का वीज़ा था। तो मैंने ये अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था फ्रांस से, फ्रेंच एम्बेसी से। तो वीएफएस के थ्रू मैंने ये अप्लाई किया था, पूरा प्रोसेस रहता है इसका। और इसमें जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसमें दी, तो वो ऑलमोस्ट हर वीज़ा में सेम ही होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन इसमें दी थी। और इसकी जो फ़ीस लगभग आती है वो इन टोटल अराउंड 10,000 के आसपास पड़ती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और उसका प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो भी अराउंड 4 से 5 दिन वर्किंग डेज मुझे लगे थे। वैसे नॉर्मली जो ये बोलते हैं कि 7 वर्किंग डेज़ ये लेते हैं, लेकिन मेरा आई थिंक 4 या 5 वर्किंग डेज़ में पासपोर्ट ठप्पा लग के घर वापस आ गया था। और मेरा पहला अटैम्प्ट था ये शेंगन वीज़ा का, थोड़ा मेरे को डर भी था, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी, फाइल अच्छी थी, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, तो उसकी वजह से आई गेस लकीली भाई को ये वीज़ा मिल गया था। तो गाइस, अगर बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो बेसिकली सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म हो गया, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको फ़्लाइट टिकट दिखानी होती है, जाने और आने की रिटर्न फ़्लाइट टिकट। तो ये आप आई थिंक डमी टिकट भी करा सकते हो, या फिर रिजर्वेशन भी। कई लोगों के केसेस में रिजर्वेशन भी चल जाती है, लेकिन मैंने अपनी ओरिजिनल फुली पेड टिकट दिखाई थी। मैं विस्तारा की रिटर्न टिकट करवाई थी, और वो भी मैंने फ्लेक्सी टिकट करवाई थी कि अगर मान लो वीज़ा नहीं लगता तो मैं उसको कैंसिलेबल करा सकूँ। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके आप रिटर्न टिकट फ्लेक्सिबल ले सकते हो, जिस केस में अगर आपको उसको रिफ़ंड भी कराना पड़े तो आपके पास पूरा रिफ़ंड आ जाता है। तो वही मैंने करवाई थी। उसके साथ मैंने अपने थोड़े फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, जिसमें मेरा एवरेज बैलेंस अराउंड 3 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास था लास्ट 4 से 5 महीने में। और साथ में मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स लगाई थी, अपनी ITR लगाई थी, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आपको दिखाना होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ क्या है। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप वहाँ की आप सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, NOC लगा सकते हैं, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपके प्रूफ हैं आपके जॉब के, वो लगा सकते हो। मेरी केस में मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मैंने अपनी जो मेरी कंपनी है, मेरी GST कंपनी है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, GST सर्टिफिकेट। और साथ ही मेरे पास कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेज है, मैंने वो लगाए थे। और मैंने अपनी प्रोफाइल को थोड़ी वेटेज देने के लिए मैंने इसमें अपनी जो मेरे पास कुछ लैंड है, मेरे पास कुछ घर हैं जिनको मैं ओन करता हूं, तो मैंने उनकी जो रजिस्ट्री होती है मैंने वो लगाई थी। कि उसमें मैंने बताया था कि मेरे घर है, मैं अपनी मदर के साथ रहता हूं, फलाना ढिमकाना। तो उनमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। साथ ही मैंने इसमें लगाई थी मेरी आइटनरी की मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये सब चीज़ें मैंने कहीं से देख के नहीं की थी, मैंने सब खुद अपने मन से बनाया था कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, और मैं एक उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अपनी दिखाई थी। और साथ ही मैंने दिखाई थी होटल बुकिंग, तो मैंने booking.com से दिखाई थी। पेड बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप booking.com से दिखा सकते हो। और साथ ही मैंने इसमें लगाया था मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट, मैंने अपना येलो फीवर वैक्सीनेशन लगाया था, साथ में कोविड का वैक्सीनेशन लगाया था। हालांकि इन सब डॉक्यूमेंट्स की कुछ खासी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी सेफ साइड होने के लिए लगा दिया था कि जितनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना सकूँ मैं उसको बनाऊँ। और साथ ही मैंने अपने इसमें आपको लगाया था एक इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने
मैंने 1 साल का मैंने करवा रखा है किसी कंपनी से, कंपनी का नाम नहीं लूँगा लेकिन नहीं तो स्पॉन्सर्ड वीडियो बन जाएगा। तो एक इंश्योरेंस लगाया था मैंने। बाकी इसके अलावा तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब चीज़ें बता ही दी हैं। और एक पेज पे मैंने लगाया था, जब भी जिस भी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ उसकी जो पासपोर्ट की मेरी स्टैम्प्स लगी हुई हैं मेरे पासपोर्ट पे, उसको मैंने 1 या 2 पेज पे कॉपी करके उन पे उसकी प्रिंट आउट निकाल के एक मैंने वो पेज लगाया था। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेनली हर उसमें ज़रूरी होते हैं। तो मैंने भी यही लगाया था। मेरे को तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि पक्का वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि पहली बार अटैम्प्ट था। और फ्रांस का अब इन दिनों काफ़ी डाइसी भी हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन भी दे रहा था। काफ़ी लोग इसी चक्कर में स्पेन से भी अप्लाई कर रहे थे, लेकिन मैंने अप्लाई किया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी। एक गट फीलिंग थी कि फ्रांस शायद वीज़ा दे देगा। तो इन द एंड 4 दिन बाद घर पे पासपोर्ट आया। और मैं उन दिनों मैं चौपटा गया हुआ था, मैंने आपको दिखाया वीडियोस में। तो वहाँ से मेरी मम्मी का कॉल आता है कि तेरा पासपोर्ट आ गया। तो मैं कहा मम्मी, मैं कॉल करके मैं उनको पूछ रहा कि दिखाओ मुझे वीज़ा लगा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ लगा तो हुआ है, लिखा तो हुआ है कुछ फ्रांस वीज़ा करके। तो बहुत खुशी हुई एकदम से जब पहली बार शेंगेन वीज़ा लगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो अगर भी आप भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। अभी के टाइम में इसका अच्छा अप्रूवल रेट आ रहा है। तो आई थिंक अगर आप सच में घूमना चाहते हो या फिर यूरोप आना चाहते हो तो आप ज़रूर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, पता लगा होगा। और मेरी एक जो ड्रीम कंट्री है और ड्रीम सिटी है उसमें मैं पहुंचा हूं। तो आई थिंक आपको भी देख के थोड़ा अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके कि भाई शेंगेन वीज़ा आसानी से भी मिल सकता है। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।